नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास सीटेट फरवरी 2026 की तैयारी के लिए बनाए गए कुछ बहुत ही अच्छे रिवीजन नोट्स हैं। ये स्लाइड्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी की हैं। और आज हमारा लक्ष्य सिर्फ इन स्लाइड्स को पढ़ना नहीं है, बल्कि हम हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। कोशिश यही रहेगी कि 30 में से 30 अंक पक्के हों। तो ये एक क्विक टू द पॉइंट रिवीजन होगा। बिल्कुल। तो चलिए स्लाइड 1 से ही शुरू करते हैं। हाँ, तो स्लाइड 2 है बाल विकास की अवधारणा। ये सबसे बुनियादी और सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। अक्सर लोग वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास डेवलपमेंट को एक ही समझ लेते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। पर सीटेट के लिए इसका अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वृद्धि जो है वो शारीरिक होती है, जैसे लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना। ये मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव, हम इसे माप सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये कि ये एक समय के बाद रुक जाती है, जैसे एक उम्र के बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। तक वूम टू टूम चलता है, ये कभी नहीं रुकता। अच्छा। इसमें सब कुछ आ जाता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। इसीलिए हम कहते हैं कि ये गुणात्मक और मात्रात्मक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हैं। ये वूम टू टूम वाली बात सच में पूरे आइडिया को एक लाइन में समझा देती है। इस पर सीटेट में सवाल बनता है एकदम। अब विकास की दिशा के 2 सिद्धांत हैं, इनसे सवाल लगभग तय है। पहला, सिफेलोकॉर्डल। हाँ, यानी सिर से पैर की ओर विकास। बच्चा पहले अपना सिर संभालना सीखता है, फिर धड़ और आखिर में पैरों पर खड़ा होता है। तो विकास ऊपर से नीचे की तरफ होता है। और दूसरा सिद्धांत है प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसका क्या मतलब है? प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब है केंद्र से बाहर की ओर या अंदर से बाहर। सोचिए, जैसे एक फूल खिलता है, पहले कली का सेंट्रा बनता है, फिर पंखुड़ियां बाहर की तरफ खुलती हैं। अच्छा, ये उदाहरण अच्छा है। बच्चे का विकास भी ऐसे ही होता है। पहले उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, फिर भुजाओं पर कंट्रोल आता है, फिर हाथ और आखिर में उंगलियों पर। इसीलिए छोटा बच्चा पहले किसी चीज को पूरे हाथ से पकड़ता है और बाद में उंगलियों से। सही बात है। और एक आखिरी बात इस स्लाइड में, वुडवर्थ का फॉर्मूला, विकास बराबर आनुवंशिकता गुणा वातावरण। ध्यान दे, यहाँ गुणा का चिन्ह है, जोड़ का नहीं। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। चलिए, तो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं, जो है जीन पियाजे के बारे में। इनसे सवाल ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कभी नहीं। पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट्स कहा है। वो मानते थे कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना खुद करते हैं, वो खाली बर्तन नहीं है। सही। अब उनके सिद्धांत के कुछ कीवर्ड समझते हैं। पहला है स्कीमा। ये ज्ञान के पैकेट्स हैं जो हमारे दिमाग में व्यवस्थित होते हैं। जैसे किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में हमारे दिमाग में जो एक बेसिक फोल्डर बना होता है, वही स्कीमा है। एकदम सही। जैसे बच्चे के दिमाग में कुत्ता का एक स्कीमा है, जिसमें जानकारी है कि उसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। अब आता है अनुकूलन, अडैप्टेशन। इसमें 2 प्रक्रियाएं हैं और यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। हाँ, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। पहली है आत्मसातीकरण यानी असिमिलेशन। इसका मतलब है पुराने ज्ञान में नई जानकारी को ज्यों का त्यों जोड़ लेना। जैसे बच्चे ने एक अलग नस्ल के कुत्ते को देखा तो उसे भी अपने पुराने कुत्ता वाले स्कीमा में फिट कर लिया। असिमिलेशन में ए आता है तो इसे ऐड करने से याद रख सकते हैं, पुराने स्कीमा में नई जानकारी को ऐड करना। हाँ, ये याद रखने का अच्छा तरीका है। और दूसरी प्रक्रिया है समायोजन, अकोमोडेशन। इसका मतलब है नई जानकारी के लिए पुराने स्कीमा में बदलाव करना, उसे एडजस्ट या मॉडिफाई करना। अच्छा। जैसे जब बच्चा पहली बार बिल्ली को देखता है तो वो शायद उसे कुत्ता समझे। हाँ। लेकिन जब उसे बताया जाता है कि ये अलग है तो वो अपने पुराने स्कीमा में बदलाव करता है और बिल्ली का एक नया स्कीमा बनाता है। ठीक है, अब उनकी 4 अवस्थाओं पर आते हैं। इनका क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। SPCF। बिल्कुल। पहली संवेदी गामक, सेंसरी मोटर, जन्म से 2 साल। इसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस सीखता है। चीजें आंखों से ओझल होने पर भी खत्म नहीं होती। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल, 2 से 7 साल। इसमें जीववाद होता है। हाँ, एनिमिज्म,
बच्चा निर्जीव चीजों को भी सजीव समझता है, जैसे अपनी गुड़िया से बात करना। और तीसरी, मूर्त संक्रियात्मक, कंक्रीट ऑपरेशनल, 7 से 11 वर्ष। इसमें बच्चा लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, संरक्षण यानी कंजर्वेशन को समझने लगता है। और आखिरी है अमूर्त संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशनल। हाँ। 11 साल के बाद इसमें अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग विकसित हो जाता है। बच्चा उन चीजों के बारे में भी सोच सकता है जो सामने नहीं है। तो पियाजे ने बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक कहा जो अकेले दुनिया की खोज करता है। पर क्या सच में बच्चा सब कुछ अकेले ही सीखता है? बहुत सही सवाल। और यहीं पे एंट्री होती है लेव वाइगोत्स्की की। जहां पियाजे बच्चे को एक अकेला वैज्ञानिक मानते हैं, वहीं वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा समाज, संस्कृति और भाषा से बातचीत करके सीखता है। मतलब सीखना एक टीम स्पोर्ट है, कोई सोलो मैराथन नहीं। कह सकते हैं। इनके 3 कॉन्सेप्ट से हर बार सवाल आता है। पहला, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है? ये वो दायरा है जो बच्चा अकेले कर सकता है और जो किसी की मदद से कर सकता है, उसके बीच का क्षेत्र। जैसे एक बच्चा कुछ गणित के सवाल खुद कर लेता है पर कुछ में अटक जाता है, लेकिन अगर टीचर थोड़ी सी हिंट दे तो वो भी कर लेता है। तो ये जो बीच का दायरा है, यही ZPD हुआ। एकदम सही उदाहरण। और इस ZPD में जो अस्थायी टेम्पररी हेल्प दी जाती है, उसे पाड़ या मचान, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे साइकिल चलाते समय पीछे से थोड़ी देर पकड़ना और फिर छोड़ देना। और जो ये मदद देता है वो MKO हुआ, मोर नॉलेजेबल अदर। हाँ, ये कोई भी हो सकता है, टीचर, माता पिता, दोस्त, जो सीखने वाले से ज्यादा जानता हो। वाइगोत्स्की ने भाषा को भी बहुत महत्व दिया है, खासकर प्राइवेट स्पीच को। बिल्कुल। जब कोई बच्चा खेलते खेलते खुद से बातें करता है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार वो अपने कामों को दिशा दे रहा है, खुद को रेगुलेट कर रहा है। जबकि पियाजे इसे बच्चे का अहम केंद्रित होना मानते थे। हाँ, और यही इन दोनों में एक बड़ा अंतर है जिस पर सवाल बनता है। चलिए अब अगले सिद्धांत पर चलते हैं। तो अब तक हमने ये समझा कि बच्चे कैसे सोचते हैं, पर उनका व्यवहार कैसे बनता है? ये एक अच्छा सवाल है और ये हमें सीखने के दूसरे सिद्धांतों की ओर ले जाता है। एक तरफ है व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। इसमें पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग है, घंटी बजने पर कुत्ते के मुंह में लार आना। हाँ, वही। और दूसरे है स्किनर, जिनकी है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट पर आधारित है, सही काम पर इनाम। लेकिन हम सिर्फ इनाम या आदत से तो नहीं सीखते, हम दूसरों को देखकर भी सीखते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर आते हैं एल्बर्ट बंडोरा अपने सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग सिद्धांत के साथ। उनका बोबो डॉल वाला प्रयोग तो बहुत प्रसिद्ध है। बच्चे सिर्फ एक वीडियो देखकर ये सीख रहे थे कि गुड़िया के साथ आक्रामक व्यवहार कैसे करना है। हाँ, बंडोरा ने बताया कि ये देखकर सीखना, जिसे मॉडलिंग भी कहते हैं, 4 चरणों में होता है। ध्यान देना, धारण करना, पुनरुत्पादन और फिर अभिप्रेरणा। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। इसका मतलब है कि एक शिक्षक या माता पिता खुद एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है। एकदम सही। अब अगली स्लाइड है हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पर। उन्होंने इस सोच को चुनौती दी कि बुद्धि सिर्फ एक ही तरह की होती है। ये तो क्लासरूम के लिए एक क्रांतिकारी विचार है। मतलब जो बच्चा गणित में अच्छा नहीं है, हो सकता है वो एक बेहतरीन खिलाड़ी हो। बिल्कुल। गार्डनर ने कहा कि बुद्धि अनेक प्रकार की होती है, जैसे भाषाई बुद्धि कवियों लेखकों में, तार्किक गणितीय बुद्धि वैज्ञानिकों में, और शारीरिक गामक बुद्धि वो खिलाड़ी, डांसर या सर्जन में। इसमें 2 बुद्धियां हैं जिनमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। देखिए, अंतर्वैयक्तिक, इंट्रापर्सनल का मतलब है दूसरों को समझने की क्षमता। इंटर मतलब 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच। ये नेताओं और शिक्षकों में होती है। और इंट्रापर्सनल? अंतरावैयक्तिक, इंट्रापर्सनल का मतलब है खुद को समझने की क्षमता। इंट्रा मतलब स्वयं के भीतर। ये दार्शनिकों में पाई जाती है। अच्छा, अब समझ आया। चलिए अब भाषा, विचार और प्रेरणा पर चलते हैं। भाषा विकास में नोम चॉम्स्की का नाम सबसे बड़ा है। उन्होंने LED, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का कॉन्सेप्ट दिया। मतलब भाषा सीखने की क्षमता हमारे अंदर जन्मजात होती है। और प्रेरणा यानी मोटिवेशन? अभिप्रेरणा को स्किनर ने अधिगम का राजमार्ग कहा है। ये 2 तरह की होती है, आंतरिक, इंट्रिंसिक, जो अंदर से आए, जैसे अपनी जिज्ञासा के लिए पढ़ना, ये सीखने के लिए सबसे अच्छी है। और बाह्य, एक्सट्रिंसिक, जो बाहर से मिले, जैसे पुरस्कार या ग्रेड के लिए पढ़ना। सही,
शिक्षक का काम बच्चों में आंतरिक प्रेरणा को जगाना है। तो ये सब जानने के बाद अब आते हैं व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी पर। फ्रॉइड के आइड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बहुत सुना है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने केक है, पर आप डाइट पर हैं। आपका आइड, जो सुखवादी राक्षस है, वो कहेगा अभी खा लो। और आपका सुपर ईगो, जो नैतिकता का देवदूत है, वो कहेगा बिल्कुल नहीं, ये गलत है। बिल्कुल। और ईगो, जो वास्तविकता पर चलता है, इन दोनों में संतुलन बनाएगा। वो शायद कहेगा ठीक है, अभी एक छोटा टुकड़ा खा लेते हैं और कल ज्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे। एक स्वस्थ व्यक्तित्व में ईगो मजबूत होता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। तो अब तक हमने बच्चे के विकास, सोचने और सीखने के तरीकों को समझा। अब इन सबको क्लासरूम में कैसे लागू करें? यहीं पर समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट आता है, और ये CTET का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका मूल मंत्र है सिस्टम बच्चे के लिए बदलेगा, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं। इसका मतलब है कि हमें अपनी शिक्षण विधियों को हर बच्चे की जरूरत के अनुसार बदलना होगा। हाँ, और यहाँ समता, इक्विटी, और समानता, इक्वालिटी, का अंतर समझना जरूरी है। समानता मतलब सबको एक जैसी साइकिल देना, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा। हाँ। और समता मतलब जिसको जितनी जरूरत है उतनी मदद देना। समावेशी शिक्षा समता पर आधारित है। सही बात है। और इसमें हमें कुछ अधिगम अक्षमताओं, लर्निंग डिसेबिलिटीज को भी समझना होगा। जैसे डिसलेक्सिया, पठन विकार है, बच्चे को B और D में कंफ्यूजन हो सकता है। इसी तरह डिस्ग्राफिया में लिखने में और डिसकैल्कुलिया में कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। हाँ, एक शिक्षक के लिए इन लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि वो बच्चे की सही मदद कर सके। अब आते हैं पेडागोजी पर। शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? NCF 2005 और NEP 2020 दोनों के अनुसार शिक्षक अब सिर्फ ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि एक सुविधादाता, एक फैसिलिटेटर है। हाँ, वो बच्चों को सीखने के लिए माहौल देता है। मतलब हमें बच्चों को कैसे सीखना है ये सिखाना है, ना कि सिर्फ क्या सीखना है ये रटाना है। एकदम। और शिक्षा बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। एक और बहुत जरूरी बात, बच्चों की गलतियां, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं। वे असफलता का संकेत नहीं है। हाँ, गलतियों से हमें ये पता चलता है कि बच्चा सोच कैसे रहा है। बिल्कुल। हमें उन्हें डांटना नहीं, बल्कि सीखने के एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। ये सोच ही पूरे क्लासरूम का माहौल बदल सकती है। और इसी से जुड़ा है मूल्यांकन, असेसमेंट। इसका उद्देश्य बच्चे पर ठप्पा लगाना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार लाना है। यहाँ असेसमेंट फॉर, ऑफ और एज लर्निंग का अंतर समझना बहुत जरूरी है। हाँ, इसे आसानी से समझते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब सीखने के लिए आकलन, एक शेफ की तरह है जो खाना बनाते समय सूप चखता है ताकि उसे बेहतर बना सके। ये सिखाने के दौरान होता है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन, उस ग्राहक की तरह है जो खाना बन जाने के बाद उसे चख कर रेटिंग देता है, जैसे फाइनल एग्जाम। बिल्कुल। और असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के रूप में आकलन, तब होता है जब शेफ खुद अपनी रेसिपी पर विचार करता है कि उसने क्या और कैसे सीखा। ये सेल्फ असेसमेंट है। ये उदाहरण शानदार हैं। फॉर मतलब प्रक्रिया के दौरान, ऑफ मतलब अंत में, और एज मतलब खुद सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनना। अब आखिरी स्लाइड कुछ एग्जाम हैक्स के बारे में है। पेडागोजी के सवालों में टैग वर्ड्स बहुत मदद करते हैं। नेगेटिव शब्दों जैसे केवल, रटना, दंड, तुलना वाले विकल्प अक्सर गलत होते हैं। और पॉजिटिव शब्द जैसे अवसर देना, सक्रिय भागीदारी, विविधता का सम्मान, खोजबीन, ये अक्सर सही विकल्पों की ओर इशारा करते हैं। बिल्कुल। और असर्शन रीजन वाले सवालों में दोनों वाक्यों के बीच क्योंकि लगाकर चेक करें। अगर एक मतलब वाला वाक्य बनता है तो उत्तर अक्सर ए होता है। ये छोटी छोटी रणनीतियां बहुत काम आती हैं। तो आज हमने सिर्फ तथ्यों का रिवीजन नहीं किया, बल्कि एक पूरी यात्रा की है। हमने ये समझा कि बच्चे की अपनी एक अलग दुनिया होती है, सीखना एक सामाजिक क्रिया है, और एक अच्छा क्लासरूम हर बच्चे को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। हाँ, और ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ एक परीक्षा पास करने के सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक बेहतर और संवेदनशील शिक्षक बनने की समझ विकसित करते हैं। सोर्स की आखिरी स्लाइड में एक बहुत गहरी बात लिखी है, शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। वाह! इस पर एक पल के लिए सोचिएगा। हम भविष्य के राष्ट्र निर्माताओं को कैसे बेहतर ढंग से शिक्षित कर सकते हैं? शायद इन सभी सिद्धांतों का असली मकसद यही समझना है।
इसी विचार के साथ आप सभी को परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।